हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ में हूं और ये वीडियो नंबर 2 है क्लास 12 की केमिस्ट्री की, जिसमें हम लोग देखेंगे इस बार कि कितने टाइप्स के जो हमारे ठोस हैं वो होते हैं दूसरे बेसिस पर। इनका बेसिस रहेगा हमारा जो उनके बीच में अट्रैक्शन बॉन्ड होते हैं उनके आधार पर, यानी उनके बीच में कौन कौन सा बॉन्ड बनता है, बॉन्ड के आधार पर आणविक ठोस क्या होते हैं, आयनिक ठोस क्या होते हैं, सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आप हैं एमएस कैरियर क्लासेस पर और मेरा नाम है मनोज कुमार। तो शुरू करें ठोस अवस्था का पार्ट नंबर 2। ठोस अवस्था, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखेंगे तो चीजें थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से कवर किया है। तो जिसको अगर प्रॉब्लम हो रही है बेसिक से जानने में तो पहले वो वीडियो देखें, तब उसको समझ आएगा। तो ठोस अवस्था में हम लोग देखने वाले हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह से कितने कितने प्रकार के बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो कोई भी ठोस है उसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कई बॉन्ड से जुड़ सकते हैं। आइए हम लोग देखें इसके आधार पर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जब जुड़ेंगे आपस में अट्रैक्शन होगा तभी कोई चीज ठोस बनेगी, क्योंकि अवयवी कण उनके होंगे, अवयवी कण आपस में जुड़ेंगे तभी कोई ठोस होगी। और ठोस होने पर हम लोग उनको बंधन बलों के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जानते हैं। तो सबसे पहला एक है एक वान डर वाल बल, वान डर वाल्स बल। इसके आधार पर वान डर वाल बल या आबंध जो होता है इसे पाया जाता है। नंबर 2, कौन कौन सा बल पाया जाता है इसमें? एक होता है आयनिक आबंध पाया जाता है। आयनिक आबंध यानी आयनिक बल लगेगा तो आयनिक आबंध हो जाएगा। फिर आपको मिलेगा एक सहसंयोजक आबंध। अच्छा, इसमें ये इस टाइप के आपको बंध मिलने वाले हैं, जिसमें हम लोग वान डर वाल बल्स जो मिलेंगे आपको वो 3 टाइप के मिलेंगे। एक आपको मिलेगा इसमें लंदन फोर्स, और एक मिलेगा आपको द्विध्रुव द्विध्रुव। ये द्विध्रुव द्विध्रुव क्या है ये अभी हम लोग समझेंगे। मतलब कोई मॉलिक्यूल होगा वो डाइपोलर होगा और ये डाइपोलर होगा, उसके बीच में अट्रैक्शन होगा। और फिर वान डर वाल का तीसरा होगा ये टाइप का कि उसमें द्विध्रुव होगा, ये धाव बनेगा यहाँ पर, और उसके साथ में प्रेरित द्विध्रुव होगा। प्रेरित प्रेरित द्विध्रुव। प्रेरित द्विध्रुव क्या होता है? मतलब किसी की प्रेरणा से उधर द्विध्रुव बन जाएगा और इससे फिर आकर के वो जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये वान डर वाल फोर्स के अंतर्गत ये आपको मिलेंगे। और फिर हम लोग आइए इसके आधार पर देखते हैं कि किस तरह से इनको कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले जो होता है वो वान डर वाल बल जिसमें पाया जाता है। वान डर वाल बल क्या होता है? वान डर वाल बल ना कि आयनिक बंध होता है ना सहसंयोजक बंध होता है। तो ये कौन सा बंध होता है? ये उसी ही ठोस के अंतर्गत यानी ठोस में पाया जाने वाला एक ऐसा आबंध है जो उन्हीं परमाणुओं के बीच में या तो वीकली अटैच हो जाता है, किससे? उसके बीच में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों के स्थानांतरण से, खासकर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमता है। मान लो ये नाभिक, ये आपका नाभिक हो गया और ये परमाणु हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, घूम रहे हैं और संयोग से एक इधर है एक इधर है एक इधर है, ऐसे घूम रहे हैं। और ये इस तरफ आ गए, सब घूमते घूमते इस तरफ आ गए। मान लो ऐसी स्थिति बन गई, इस तरफ आ गए इस तरफ, तो इधर क्या बन जाएगा? इन पर थोड़ा सा आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ जाएगा। दूसरा परमाणु ये है, इधर इलेक्ट्रॉन इधर है, तो इनके बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन बन जाएगा। तो इस तरह से जो बॉन्ड बन जाता है ये कम समय के लिए होता है, उतना अस्थायी नहीं होता है। तो इन सब में अगर तुलना की जाए तो आयनिक आबंध में या सहसंयोजक आबंध में कौन सा वान डर वाल बल जो होता है वो कमजोर बल होता है, ठीक है। और लंदन बल इसमें सबसे ज्यादा कमजोर होता है। द्विध्रुव क्या होता है कि जब भी हम लोग अणु देखेंगे तो उसमें जैसे मान लो HCl आ गया और दूसरा HCl आ गया। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर तुलना करें हाइड्रोजन में और क्लोरीन में, तो क्लोरीन ज्यादा निगेटिव है हाइड्रोजन की तुलना में, तो इस पर आंशिक रूप से निगेटिव और इस पर आंशिक रूप से पॉजिटिव, इस पर आंशिक रूप से निगेटिव इस पर आंशिक रूप से पॉजिटिव ये चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इसके बीच में थोड़ा अट्रैक्शन बन जाएगा। इस अट्रैक्शन को ही बोलते हैं कौन सा? द्विध्रुव द्विध्रुव। क्योंकि इधर देखो द्विध्रुव बन रहा है, एक पोल प्लस और माइनस, इधर द्विध्रुव बन रहा है प्लस और माइनस।
तो इस तरह से ये जो बनेंगे हमको ये वाले ये वैन डर वाल्स बर्स्ट कहलाते हैं। अब इनके आधार पर कौन कौन से जो हैं आपके सॉलिड्स हैं आइए उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है आणविक ठोस। आणविक ठोस के अंतर्गत 3 तरह के आएंगे, यानी वैन डर वाल्स बल के अंतर्गत। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालते हैं आप लोग के लिए आणविक ठोस। विकल्प में हर साल पूछा जाता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर विकल्प 4 दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा प्रकार कौन सा है। तो इसको आप ध्यान से समझे और यहां पर देखिए नंबर 1 सबसे पहला मिलेगा आणविक ठोस। अब ऐसा ठोस होगा जिसके अवयवी कण यानी जो मिलकर बना होगा, तो वो मिलकर बना होगा आणविक ठोस है तो अणुओं से। तो इसके अवयवी कण क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये लिखें, अवयवी कण क्या होंगे, अणु होंगे। तो आणविक ठोसों के अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। तो ये आप समझे आणविक ठोसों के अणु हो जाएंगे। अब ये जब अणु होंगे, इसमें हम लोग ने देखा कि ये एक तरह का ही आणविक ठोस होता है, ये 3 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले इसमें नंबर 1 देखा गया कि अध्रुवीय। अध्रुवीय मतलब होता है जिसमें ध्रुव ना, ठीक। और फिर दूसरा होता है ध्रुवीय, या पहले हम लोग ध्रुवीय देख लें फिर देखेंगे अध्रुवीय। तो पहले ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय होने का क्या मतलब है इसमें, तो ध्रुवीय ठोसों में इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा SO2, HCl और NH3। अब इन्हीं एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। क्या होता है कि कोई ऐसा ठोस है जिसमें HCl या ये ठोस अवस्था में है, HCl ठोस अवस्था में, या ये ठोस अवस्था में। जब आप इसको बहुत ठंडा कर दोगे तब ये ठोस बदल जाएंगे, और जब ये ठोस ठोस में बदलेंगे तो उसमें पाया जाएगा ध्रुवीय। और ये अणुओं से मिलकर बनेंगे, SiO2 का एक अणु, HCl का एक अणु, NH3 का एक अणु, ये उसमें मौजूद होगा। लेकिन इन अणुओं के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा ध्रुवीय बॉन्ड। ध्रुवीय बॉन्ड किस तरह से, अब देखें HCl, अब हमने बताया इनके बीच में सहसंयोजक बॉन्ड तो होता ही है, लेकिन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देखा जाए कौन है, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब आंशिक रूप से इस पर माइनस और इस पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये इस पर इस तरह से ये ध्रुव बना, तो हम कहेंगे इसको ये ध्रुवीय है। अब लेकिन इसमें कौन सा आकर्षण बल लगता है वैन डर वाल के अनुसार, तो वैन डर वाल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको खोजा था, इसलिए उनके नाम पर वैन डर वाल बल लगा। तो ये होता है डाइपोल डाइपोल, ये द्विध्रुव लगता है। ये द्विध्रुव कैसे होगा ये देखें, तो ये द्विध्रुव और द्विध्रुव ये बल लगता है। ये बल कैसे लगता है, अब देखिए HCl एक परमाणु मौजूद होगा, लेकिन दूसरा HCl दूसरे HCl से जब जुड़ेगा तभी तो वो मॉलिक्यूल ये आपस में मिलेंगे, तभी तो सॉलिड होगा। सॉलिड होने से यहां पर भी दूसरा HCl मान लो इस तरह से जुड़ा हुआ है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा ये खींचेगा क्योंकि ज्यादा नेगेटिव है, तो आंशिक रूप से माइनस चार्ज, आंशिक रूप से प्लस चार्ज। अब इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जिस बॉन्ड को बोला जाता है, क्योंकि इधर माइनस इधर प्लस, तो ये इसमें एक द्विध्रुव आ जाएगा। यहाँ पर तो द्विध्रुव है, यहाँ पर द्विध्रुव है, इसके कारण से ये जो बॉन्ड बनेगा ये होता है द्विध्रुव। ये पाया जाता है ध्रुवीय में। तो आप कह सकते हैं कि द्विध्रुव किसमें बना होता है, ये ध्रुवीय में पाया जाएगा। इसके एग्जांपल में आप इनको देख सकते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर अगर बोले जाए, कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर क्या होते हैं, तो सामान्य ताप पर ये गैस अवस्था में पाए जाएंगे। आप देखेंगे SO2, HCl और ये NH3 सब गैस अवस्था में, या फिर HCl कभी-कभी द्रव अवस्था में भी देखा जाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में। तो सामान्य ताप पर ये गैसीय आप देखते हैं गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, अवस्था में पाए जाते हैं। वह विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इस तरह के ठोस होंगे विद्युत के कुचालक, सामान्य अवस्था पाएंगे। आप इसके बारे में इतना नोट करें। फिर ध्रुवीय के बाद में हम लोग बढ़ते हैं इसके बारे में, अध्रुवीय के बारे में। तो नंबर 2 जो पॉइंट हमारा है वो है अध्रुवीय। अब अध्रुवीय के एग्जाम्पल क्या होते हैं, यानी ऐसा कोई परमाणु जिसमें ध्रुव ना बने, और या अणु जो होंगे वो ठोस अवस्था मिलेंगे आपस में लेकिन ध्रुव ना बने, वो क्या होता है। तो हम लोग इसको समझते हैं किससे,
मान लो H2 हो गया, Cl2 हो गया या I2 हो गया, ये आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। इसमें क्या है कि आप लोग देखेंगे कि इसमें H, हम लोग H2 को ले लेते हैं तो HH एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब जितना आवेश इस पर है उतना आवेश इस पर है। इन दोनों परमाणुओं में हाइड्रोजन परमाणु है, इसका मतलब कोई ज्यादा या कोई कम निगेटिव तो है नहीं, बराबर निगेटिविटी है। तो इनके बीच में कोई ध्रुव नहीं बन रहा, आंशिक रूप पर ना इस पर ना इस पर, किसी पर प्लस माइनस कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर सहसंयोजक आवन बनेगा इनके बीच में, एक इलेक्ट्रॉन इससे और एक इलेक्ट्रॉन इससे जो आपस में मिलेगा, तो यहाँ पर द्विध्रुव नहीं बन रहा है, तो इसीलिए हो जाएगा ये अध्रुवीय। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उससे हम लोग बोलते हैं कौन सा, अध्रुवीय। तो इस तरह से हो जाएगा और इसमें लंदन फोर्स काम करेगा। लंदन फोर्स क्या है, इससे पहले मैंने आपको बताया है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण इसमें आंशिक रूप से आकर्षण बल हो जाएगा, जो चार्ज इधर उधर ट्रांसफर होने से। तो यहाँ पर ये इस तरह से होगा। इसी तरह से इसमें भी और इसमें भी Cl देखा जाए तो ऐसे समान अणु है, यानी समान प्रकार के अणु होंगे, तो इस तरह से ये कौन सा हो जाएगा, ये भी सामान्य ताप पर द्रव अवस्था, गैस अवस्था में या सॉलिड अवस्था में आयोडीन पाया जाता है। तो यहाँ पर ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा ध्रुवीय और अध्रुवीय के बारे में आणविक ठोस में। तीसरा टाइप भी होता है इसका, इसको मिटा करके हम लोग देखते हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स आप याद रखेंगे। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। कौन से, हाइड्रोजन लिख दिया, आबंधित ठोस। और ये ठोस कौन से हैं, ये है आणविक ठोस, यानी इनके बीच में हाइड्रोजन का आबंध पाया जाता है। ये भी ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इसके एग्जांपल हो गए H2O और HF, ये पाया जाएगा, आपको ये मिलेगा। और आप लोग के लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, अभी आप लोग पहले ये वाला पढ़ेंगे, जिस पर क्वेश्चन बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फिर हाइड्रोजन आबंध के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे कि वो किस तरह से है। अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं, पहले आप यहाँ पर समझें। इसके बीच में हाइड्रोजन आबंध मौजूद होता है। हाइड्रोजन आबंध क्या है, इसको भी आपने 11 में पढ़ा है, लेकिन हम वहां पर नहीं जाते हैं, यहाँ पर बताते हैं आपको। यहाँ पर अगर देखें तो हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ में, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ में ऐसी इस तरह से जुड़ा हुआ है। और फिर दूसरा यहाँ पर मान लो ये क्या मिल गया आपको, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी द्विध्रुव है, ध्रुवीय है। क्यों, क्योंकि इस पर आंशिक रूप से माइनस और इस पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज पाया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन के कारण। यहाँ पर भी हम ऐसे देख सकते हैं, इस तरह से इसको बना दिया, ये दूसरा अणु है और ये दूसरा अणु है, इस पर भी माइनस चार्ज, इस पर भी प्लस चार्ज, इस तरह से पाया जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन आबंध वो आबंध होता है कि यहाँ पर देखें इनके बीच में तो क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना ही है, लेकिन हाइड्रोजन क्या करता है कि ये चुपके से एक बॉन्ड किससे बना लेता है, इससे इसकी रिश्तेदारी है, लेकिन ये अलग काम करता है कि इससे भी अपना रिश्ता बनाने की कोशिश करता है। इस हाइड्रोजन से बोलता है कि हमको भी अपने साथ ले लो, और जो बीच मक्खन लगाता है, तो ये वाला चुपके से इसके साथ में एक बॉन्ड बना लेता है। इस बॉन्ड को हम लोग डॉट 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 द्वारा दर्शाते हैं। टेम्परेरी नहीं होता है, ये चुपके से बनता है और ज्यादा परमानेंट नहीं, बस बहुत इससे ये बहुत कम अस्थायी होता है। और फिर यहाँ पर इससे जब बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को बोला जाता है हाइड्रोजन आबंध। तो यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा ये पाया जाएगा, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसमें और थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाती है। कोई बॉन्ड है जैसे ये नॉर्मल बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन जल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के कारण इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसके कारण से ये लिक्विड हो जाता है। अगर यहीं पर एक इसमें देखा जाए HF, दूसरा HF हम यहां पर ले लें। अब ये देखो, ये वाला F ज्यादा निगेटिव है, ये वाला कम निगेटिव है। ये क्या करता है, इसकी निगेटिविटी का फायदा उठाता है, और इस क्योंकि इस पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज, इस पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज, इस पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज, इस पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज, ये प्लस माइनस कारण इसको ओर अट्रैक्ट हो जाता है या इसको अट्रैक्ट कर लेता है, और फिर ये वाला इससे अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे करके तमाम अणु मिल जाते हैं, मिलने से इस अवस्था में आ जाता है। इस ठोस को हम लोग बोलते हैं कौन से, हाइड्रोजन आबंधित ठोस। अब क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इससे पूछ लिया जाएगा कि आपको पता है कि नहीं पता है तो यहाँ पर समझ ले थोड़ा सा। हम लोग ऑक्सीजन देखते हैं, अगर आप लोग जाएंगे पी ब्लॉक में तो सबसे पहले ऊपर ऑक्सीजन मिलेगा, फिर सल्फर मिलेगा,
और उसके नीचे फिर और तमाम तरह के तत्व आते हैं। फिलहाल देखें कि ऑक्सीजन और सल्फर समान ग्रुप के हैं, इतना ध्यान रखें। HF में F और Cl ये भी समान ग्रुप के हैं। हाइड्रोजन में आप फ्लोरीन पढ़ेंगे, फिर क्लोरीन पढ़ेंगे, ठीक। अब ये और ये समान ग्रुप के हैं, तो जो गुण इसके होने चाहिए वो गुण इसके होने चाहिए, जो गुण इसके होने चाहिए वही गुण इसके होने चाहिए। अब लेकिन ऑक्सीजन से अगर S क्रिया करे तो H2S बनेगा, और हाइड्रोजन से अगर S क्रिया करे तो H2S, जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहते हैं। और अगर हाइड्रोजन से O क्रिया करे तो H2O बनेगा। समान ग्रुप के हैं तो दोनों भैया लिक्विड होने चाहिए या दोनों गैस होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूछेगा क्वेश्चन कि H2S गैस है जबकि H2O द्रव, क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? और फिर पूछ लेगा कि H, यहां पर हम लोग लिखते हैं HF, क्योंकि H से क्रिया करके हाइड्रोजन से क्रिया करके फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा, और क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। पूछ लेगा HF द्रव है जबकि HCl गैस, क्यों? इसका मेन रीजन होता है कि आपको लिखना है H2S गैस है जबकि H2O द्रव है, क्योंकि H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, जबकि H2O द्रव में या फिर H2O जो जल होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। आप इस तरह से दिखा दें तब इसके कारण से ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड इसमें इंक्लूड हो जाता है, जिस कारण थोड़ा इसकी तुलना में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि सामान्य ताप पर ये गैस अवस्था में होगा। वही बात यहाँ पर HF और HCl के बारे में लिखनी है, तो आप इस तरह से लिखेंगे तो थोड़ा से बेटर एक इम्पैक्ट पड़ेगा और ये भी समझ में आएगा कि हाँ आपने इसके बारे में पढ़ा है। चीजें आप समझे, रटने की कोशिश करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि रटा हुआ ज्यादा देर तक याद नहीं रहता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक, ओके। अब हम ये मिटाने जा रहे हैं और इसके बाद में फिर एक और इंटरेस्टिंग सा एक हमारा उससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। वो कौन सा क्वेश्चन है? वो अगले टाइप से, और अगला टाइप है आयनिक ठोस के बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं आयनिक ठोस के बारे में, तो नंबर 2 डाल लेते हैं। फिर अभी तक था आणविक ठोस, अब आ गया आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, ओके। अब ये आयनिक ठोस क्या होता है? आयनिक ठोस के जो अवयवी कण होंगे जिससे मिलकर ये ठोस बना होगा, वो ठोस है, उसमें पाए जाएंगे आयन। तो इसके लिख लें आप लोग, इसके अवयवी कण आयन होते हैं, तो आयन लिख लिया, यानी एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से होता है। अच्छा, अगर इनकी बात करें हम लोग पॉजिटिव निगेटिव की, तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? इसके एग्जाम्पल में NaCl आ जाएगा, KCl आ जाएगा। इस तरह से इसमें देखो, इसका Na प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, और फिर इसके साथ में दूसरे जो है वो जैसे CsCl, ये भी आ सकता है, सीजियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आप लोग इससे समझें, एक ही समझ लें, बाकी चीज उसी पर अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ठोस जो होता है, नमक को आप ज्यादा इससे परिचित हैं इसको, तो इसीलिए हमने एक एग्जांपल लिया कि आप उसे समझें। और फिर यहाँ पर ये प्लस चार्ज और ये वाला माइनस चार्ज, तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ इसके कारण से ये ठोस जो बनेगा वो हो जाएगा आयनिक ठोस। और ये आयनिक ठोस आपको पता है, नमक जो होता है वो भंगुर प्रकृति का होता है। भंगुर मतलब होता है आसानी से एक बार एक हथौड़ा कोई मार दो या फिर उस पर कोई प्रहार करोगे तो ये चिटक जाएगा और बिखर जाएगा अपने छोटे छोटे कणों में, मतलब ये आसानी से टूट सकता है, ब्रिटल होता है, भंगुर होता है, आसानी से टूटने वाला होता है। और नमक को अगर आप गलाओगे तो इसका गलनांक उच्च होता है। आराम से टेम्परेचर धूप में रखने से नमक थोड़ा ना गल जाएगा, तो इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो हम लोग इसका लिखेंगे आयनिक ठोस का गलनांक व क्वथनांक, या फिर गलनांक लिख दें बस, गलनांक उच्च होता है। ये गलनांक इनका हाई हो जाएगा, आप इस तरह से लिखते हैं, इनका गलनांक उच्च होगा। जब गलनांक उच्च क्यों होता है? अच्छा बताइए। इनका गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि सभी बॉन्ड में जो आयनिक बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, यानी इनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा है। यहाँ पर एक की मर्जी से बॉन्ड नहीं बना है कि सिर्फ और सिर्फ सोडियम की मर्जी से बना है या तो क्लोरीन, इन दोनों की मर्जी है। और ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों की मर्जी हो, वहां पर वो बॉन्ड ज्यादा
देर तक चलता है, चाहे आपकी लाइफ हो और चाहे केमिस्ट्री की लाइफ हो। और लाइफ से रिलेटेड होती है केमिस्ट्री। अगर आप अपने लाइफ से जुड़ करके केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत आसान होने वाली है केमिस्ट्री आपके लिए। तो यहाँ पर जिस तरह से आपकी लाइफ में दोनों तरफ वाला बॉन्ड ज्यादा प्रबल होता है ना, उसी तरीके से इसमें भी दोनों तरफ वाला बॉन्ड क्या ज्यादा प्रबल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है, जिसके कारण से ये हाई मेल्टिंग पॉइंट्स वाले होते हैं, हाई क्वथनांक वाले होते हैं। अब देखिए इसमें जो आयन होंगे वो फ्री नहीं होते। आयन फ्री होने का मतलब है कि ये एक दूसरे से इतना प्रबल अटैच्ड होते हैं कि आयन इनके घूम ही नहीं पाते हैं, फ्री हो नहीं पाते हैं, यानी NaCl इस फॉर्म में ही रहता है। तो इसी कारण से आयन फ्री होंगे नहीं, तो आयनिक ठोस जितना होगा उसमें आयन फ्री होंगे नहीं, तो आयन फ्री ना होने के कारण वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो ये विद्युत रोधी होंगे। आप लिख लें आयनिक ठोस, NaCl हमने लिख दिया है, या फिर नमक सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड है, ठोस है, तो वो विद्युत रोधी होगा, मतलब उसमें करंट नहीं चलेगा, तो विद्युत रोधी होते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि ठोस अवस्था में जो आयनिक ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। जबकि अगर इनको लिक्विड बना दिया जाए, इनका जलीय घोल बना दिया जाए, तब ये विद्युत का चालन करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? एनसीईआरटी में साफ साफ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें ठोस अवस्था में इनके आयन मुक्त नहीं होते हैं, जबकि आयनिक ठोसों में इसका एक कारण होता है। आयनिक ठोसों में जो चालकता होती है, विद्युत की चालकता किसके कारण होगी, विद्युत की चालकता होती है उसमें मुक्त आयन के कारण। अगर मुक्त आयन है, आयन जल फिर ले रहे हैं, तब क्या होगा, तो उसमें जो आयन का गुण पाया जाएगा, मतलब उसमें चालकता होगी। लेकिन अगर नमक को हम क्या करें, NaCl को उठा करके जल में डाल दें H2O में, तब इनके आयन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। मतलब जल में Na+ और Cl-, ये अलग अलग हो जाएगा। इसके अलग होने से ये आयन फ्रीली मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, और मुक्त आयन के चलने से उसमें चालकता पाई जाती है। तो अगर पूछ लिया जाए कि आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, काहे? तो काहे होते हैं बताइए? ये इसलिए होते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में इनके आयन मुक्त नहीं होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं प्रबल आयनिक आबंध द्वारा, जबकि गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन में ये विद्युत के चालन का कार्य करते हैं, क्योंकि उस अवस्था में इनमें जो आयन होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। ये आप एक 2 नंबर में आ सकता है आपके लिए, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, यही बात हम लोग इसके बाद में जाने वाले हैं, किस पर, धात्विक ठोस पर। तो धातु वाले ठोस आयनिक ठोस को मिटाते हैं और पढ़ते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, धात्विक सही लिखा है, चेक कर लो भैया, क्योंकि हिंदी वाली लोग कमजोर है, तो इसे ये मिटा रहे हैं। फिर धातु जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन का सागर समाया होता है, कि धातु में इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, और धातु जो होती है विद्युत की सुचालक होती है। आपको पता ही है, नहीं पता है तो जान लीजिए कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। तो अगर पूछ रहे जो आयनिक ठोस होते हैं उसमें मुक्त आयन, और धात्विक ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता पाई जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो तब ये चालन का काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ये विद्युत का चालन काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाएंगे, इसमें होते हैं, देख लो तीर लगाना नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण धातुएं आज ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब क्रिस्टलीय ठोस है भैया, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पढ़ रहे हैं, आप ध्यान रखें। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। आपको पता सबसे ज्यादा चालकता किस पदार्थ में होता है, वो होता है चांदी में। चांदी सबसे ज्यादा चालन वाली धातु होती है। फिर ये चीज हमने यहां पर देखा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातु विद्युत के चालन का काम करेंगे। अब धातुएं जो होती हैं इनका गुण होता है कि ये तन्य होती हैं, मतलब इनको आप खींच करके पतला पतला तार बना सकते हैं, इनको पीट करके आप पतली पतली चादर बना सकते हैं। इससे एक सोना धातु है, सबसे ज्यादा अगर किसी को पीटा जा सकता है तो वो है सोना। सोने को बहुत कम पतली धातु बनाने के लिए, पतली चादर बनाने के लिए यूज किया जाता है।
और आप रदरफोर्ड ने भी सोने का यूज किया था जब उन्होंने किसका परमाणु के नाभिक की खोज की थी, क्योंकि उन्होंने अल्फा किरण लिया था और अल्फा किरण जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और नाभिक में भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर उन्होंने कोई दूसरी लोहे की चादर ले ली होती और इस पर लपेटते, तब वो अल्फा किरण जो होती है उसकी भेदन क्षमता कम होती है बीटा और गामा की अपेक्षा, तो वो इसको भेद कर जा ही नहीं पाती। तो इन्होंने सबसे देखा कौन सी धातु पतली कर सकते हैं, सोने को सबसे ज्यादा पतला किया जा सकता है, इसलिए सोने की परत चढ़ाई थी, उस पर सोने की पन्नी चढ़ाई थी, ये हम मिटा रहे हैं। तो अच्छा, अब ये बात है, धातुएं जो होती है, धात्विक ठोस जो होते हैं वो कलर यानी रंग दर्शाते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं। ये क्यों होता है? रंगीन यौगिक बनाते हैं या रंग प्रदर्शित करते हैं धात्विक ठोस, इनका कारण क्या है? आपको पता है? नहीं पता है तो हम बता दें, ये मेरा तकिया कलाम तो नहीं है, आपको पता है, कहीं बन ना जाए, क्योंकि ज्यादा यूज करते हैं। ये है भैया कोई धातु, इस धातु में मान लिया हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर इसको कोई एनर्जी मिली, इधर से कोई एनर्जी आ रही है, इसको मारा ठक से, और ये इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पर गिरा और एक इलेक्ट्रॉन हो गया बाहर, थोड़ा गिरा, और यहाँ पर हमने मान लिया कोई हायर कक्षा है। तो आपको पता है कि नहीं पता है कि यहाँ पर इसकी कक्षा, ये कक्षा पहली कक्षा की एनर्जी कम होती है, जैसे जैसे ऊपर लेवल पर जाएंगे एनर्जी लेवल कक्षा का बढ़ता जाएगा, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है। और फिर जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे आप ये मान लो आपकी कक्षाएं हैं और कक्षाओं का अपना ज्ञान होता है, जैसे आपको थोड़ा ज्ञान ज्यादा मिलेगा, कक्षा 1 में है तो आपके पिताजी उतावले हो जाएंगे, मेरा बेटा 1 में नहीं पढ़ेगा, ये 2 के लायक हो गया है, तो आपको 2 में फेंक देंगे उठा करके, ठीक। और फिर अगर 2 में आप बहुत तेज हो गए हैं, बीच में भी आपको बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया, तो आपको तीसरी कक्षा में भेज सकते हैं, सॉरी तो तीसरी कक्षा में ये इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं एनर्जी गेन करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिल जाती है तो उनमें आ जाती है उत्सुकता, उतावले हो जाते हैं, और उतावले आप पे अगर ताकत आ जाएगी ना तो आप भी उछलने लगेंगे। केमिस्ट्री में भी यही होता है, कोई चीज जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी वो अस्थाई कम होगी, एनर्जी कम होती चुपचाप से यहाँ बैठी रहती, लेकिन एनर्जी थोड़ा मिल गई इनको, बस ये उछलने लगे, यहाँ आ गए। अब एनर्जी खो दें तो कहाँ, कोई पदार्थ है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में, जैसे आपको भी हम छत के ऊपर बैठा दें और दीवार पे बैठाएं और ऊंची दीवार है, तो आप वहां से क्या करेंगे, जल्दी कोशिश करेंगे, क्योंकि छत पर एनर्जी आपकी ज्यादा होगी, ऊंचाई है तो आपकी स्थिति ऊर्जा ज्यादा होगी, तो आप नीचे आने की कोशिश करेंगे, क्यों? क्योंकि ग्राउंड लेवल पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, भैया जिंदा रहोगे ज्यादा टाइम तक, नहीं वहां आंधी आ गई, गिर गए आप लोग, या पैर वैर कंपन करने लगा तब गिर जाओगे, तो क्या हो जाएगा, तब वहां स्टेबिलिटी फिर आपकी संकट में आ जाएगी ना। तो ग्राउंड लेवल पर जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा एनर्जी उतने कम स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब तो अस्थायित्व, ज्यादा लंबे समय तक रहना। तो ये इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, समझें इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इसको एनर्जी कहीं से मिली, ताप मिला, उत्तेजित हो गया, यहां पे चला है, मान लो सूर्य का प्रकाश, क्या हुआ कि उसके बाद में फिर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन किया, हायर कक्षा में चला गया, हायर कक्षा में के बाद में अगर ये पुनः इसी कक्षा में वापस आना चाहता है तो क्या करेगा, जो एनर्जी है उसको ये लॉस करेगा, तो एनर्जी ये निकाल देगा और फिर आ जाएगा इस कक्षा में, क्योंकि इस कक्षा में आने के लिए फिर उसको उसी एनर्जी, उसके पास इसी लेवल की एनर्जी होनी चाहिए जिसमें इसके दूसरी कक्षा की है। तो ये एनर्जी जो निकली है ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी आपके एटमॉस्फेयर या फिर जहां पे जाए, तो ये तरंगों के रूप में निकलेगी, तरंगे के रूप में निकलेगी। तो मैंने आपको पढ़ाया है एक विजिबल रेज। विजिबल रेज क्या होती है, जिसे हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं, इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, सॉरी 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। और अगर ये जो तरंग निकली है इसकी वेवलेंथ किसी के रेंज में है, तब आप इसका रंग देखोगे। और विजुअल में कितने होते हैं, 7 कलर होते हैं, पता है कौन कौन से, विबग्योर, कौन कौन से, ये आप लिख दें विबग्योर, कौन कौन से, वॉयलेट यानी बैंगनी, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तब इसमें जिसकी भी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, कि लेवल का ये होगा, वही रंग ये प्रदर्शित करेगा। तो ये रंग भी प्रदर्शित करता है इस वजह से, ठीक। तो
हमें ऐसा ही समझ में आया होगा। अगर आपने ये नहीं समझा है तो विभिन्न प्रकार की मैंने जो किरणें बताई हैं आपको वो जब देख सकते हैं, उसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में आपको एक वीडियो मिलेगी, जिसमें ट्रिक के माध्यम से मैंने जितनी भी तरंगें होती हैं उन सबको कवर किया है। विजुअल सोरे माइंड विजुअल गम का उसकी एक ट्रिक थी और बहुत दिन से ट्रिक मेरे दिमाग में थी, तो उसको मैंने यहाँ पर जितनी भड़ास थी उसकी निकाल दी इसमें। ठीक, फिर इसको मिटा रहे हैं और इसके बाद में कोई और ठोस बचा है क्या? तो ये धात्विक ठोस हो गया है। अब धात्विक ठोस के बाद में कौन सा आयनिक ठोस हो गया, धात्विक ठोस हो गया, और कोई ठोस बचा क्या? तो इसको भी मिटा रहे हैं। तो इस ये अब जो है वो नंबर नेक्स्ट है वो सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ये चौथा ठोस है जिसे आप लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क लाल ठोस। ये नेटवर्क ठोस क्या होता है? ये ठोस जो होते हैं इसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। इन ठोसों के बीच में सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है। सहसंयोजक बॉन्ड पाए जाने के कारण ये सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। इसका बेस्ट जो एग्जांपल है वो है हीरे का, हीरा, और इसके साथ में इसका भाई जो है छोटा वाला वो है ग्रेफाइट। इसका हीरा जो है वो, और इन दोनों भाइयों के बीच में बड़ा डिफरेंस पाया जाता है। ये बेचारा भाई जो है बहुत कठोर होता है, ये बेचारा भाई मुलायम होता है। ये मुलायम है, ये मुलायम सिंह है, और ये कठोर चंद है, ये कठोर होता है। दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा पाया जाता है। इतना कठोर होता है कि ये विद्युत का चालन भी नहीं कर पाता है, और ये होता है कुचालक। तो और इसकी जो कुचालक क्षमता होती है वही इसमें होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। ये सुचालक गुण पाया जाता है। और ये इसका एक और गुण होता है कि ये भंगुर होता है। भंगुर होने का मतलब है कि ये आसानी से टूट सकता है। हीरे के आप कई तमाम टुकड़े कर सकते हैं अगर हीरे को तोड़े तब, ठीक, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। और ये होता है मुलायम और एक चिकनी प्रकृति का, जिसमें चिकनाहट होती है, चिकनाहट, ये चिकनाहट पाई जाएगी। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं इसमें। अच्छा, ये सुचालक और ये कुचालक क्यों होता है? इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें इसके स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर संभव नहीं है उतना भी, तो आप लोग इसको थोड़ा सा इतना समझने की कोशिश करें। और ग्रेफाइट में जो होता है कि इसमें परतनुमा जो संरचना पाई जाती है, परतनुमा संरचना में एक कार्बन जो होता है, क्योंकि ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, एक कार्बन 3 परतों से घिरा होता है, और एक परत जो होती है कार्बन की, इसमें मान लो ये 3 परत से घिरा है, एक इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है, मुक्त होता है, जिसके कारण से ये विद्युत के चालन का काम करता है। तो ये ग्रेफाइट का हो गया कौन सा? नेटवर्क ठोस में आता है, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार का नेटवर्क बनाते हैं। तो ये हमारे 4 टाइप के क्या हुए? सॉलिड हुए हैं, ठोस हुए हैं, और फिर हम लोग वो इसके बाद में क्रिस्टल जालक के प्रकार, एकक सेल को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स से पहले उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।